हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर का पर्पस क्या है। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर कंपाउंड के फॉर्मेशन कंपाउंड के फॉर्म में है, तो वो एलिमेंट में एटम एक एटम से दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, कंपाउंड में एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम से जुड़ा है। तो ये इन एटम्स का जो आपस में जुड़ाव है, ये जुड़ाव एक बॉन्ड के थ्रू है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिस्ट्री में इसको डिफाइन करते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक एटम आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एक केमिकल स्पीसीज में दो एटम या आयन जो भी कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज हैं उनको आपस में होल्ड करके रखता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। तो अब क्यों कोई एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है, इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं। कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि जब व्हेनेवर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस देन ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। दूसरा बोलता है कि कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मोर स्टेबल करना चाहता है आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, देन वी से दैट ए फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो ऐसे नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई। हम इसको आगे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे। तो बेसिक मोटो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले तो अपन ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, किस तरह से होती है, एंड दूसरा टाइप होगा अपना कि अगर केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में आता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। तो केमिकल बॉन्ड के लिए कोसेल लेवाइस अप्रोच है। तो साइंटिस्ट थे लेवाइस एंड कोसेल। लेवाइस एक अमेरिकन केमिस्ट था। तो इन्होंने एक अप्रोच बताई। लेवाइस ने बोला, लेवाइस पोस्टुलेट दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड विद केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है कोई एटम, वो इसका कहना था, इनका कहना था कि जब कोई एटम केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो वो अपने एक स्टेबल ऑक्टेट मतलब 8, मतलब वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग। तो ये लेवाइस की अप्रोच थी कि कोई भी एटम जो बॉन्ड बना रहा है वो सिर्फ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप जैसे लेवाइस सिंबल उसने सजेस्ट किए, जैसे लिथियम है, लिथियम का सिंबल है Li, तो उसके ऊपर उसने एक डॉट दिखाया। दिस डॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। बेरिलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन है, बोरॉन आएगा तो उसमें बोरॉन हो जाएंगे 3। तो कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, फिर ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8। इस तरह से नियोन का चूँकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो नियोन हार्डली रिएक्ट और हार्डली फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद अदर स्पीशीज। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। वी हैव स्टडीड इन अर्लियर चैप्टर। तो ये जो सिंबल है, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम, and these valence electron is also called group valence. They are group valence because जैसे फ्लोरीन है, अगर कोई भी हेलोजन आप उठा लो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप will have the same number of outermost electron. That's why this is called group valence. जैसे यहाँ पर 7 है तो फ्लोरीन के भी 7 होंगे, क्लोरीन के भी 7 होंगे, ब्रोमीन के भी 7 होंगे, आयोडीन के भी 7 होंगे। सभी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप वैलेंस। तो नियोन के केस में भी ऐसा ही, ऑक्सीजन के केस में, तो सभी वैलेंस, सभी इस ग्रुप के सभी फैमिली मेंबर जो हैं सभी की वैलेंस एक जैसी रहेगी। तो व्हाट इज ग्रुप वैलेंस? ग्रुप वैलेंस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इन एनी एटम इन केस ऑफ S and P ब्लॉक। तो लेवाइस के बाद सबसे पहले इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। सबसे पहले इन्होंने आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। तो आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया तो आयनिक बॉन्ड का बोलने का ये कुछ इसमें पॉइंट है जो अपने को देखना है। आप सुनिएगा, इसको बुक में आप देख सकते हैं खोल के। सबसे पहला पॉइंट है, इन द पीरियड टेबल द हाईली इलेक्ट्रो हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। जैसा हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में जैसे मान लो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पर आपका S ब्लॉक था, यहाँ पर आपका P ब्लॉक था,
और ये लास्ट में जो ग्रुप था आपका जो शेडेड में बना रहा हूँ, दिस ग्रुप इज नोबल गैसेस। तो ये जो नोबल गैसेस था, तो अगर आप इस पीरियड टेबल का एक रोल ओवर कर देते हैं, इसको एक रोल बना देते हैं, तो ये रोल इस तरह का हो बनेगा एक ड्रम। अगर आप सिलेंड्रिकल इसको बना दें तो आप देखेंगे एस और पी के बीच में नोबल गैसेस आती है। तो ये बोला उन्होंने कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। फिर लिखा फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन एटम and a positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by the respective atom। मतलब अगर कोई एलिमेंट एक पॉजिटिव आयन बना रहा है लाइक सोडियम, देन सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, एंड अगर कोई एटम अगर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आयन बना रहा है देन इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर पॉजिटिव बन रही है देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑकर, एंड अगर नेगेटिव एनायन बन रही है तो it will accept an electron. The negative and positive ion thus formed attain a stable noble gas configuration. The noble gases with the exception of helium which has a duplet of electron। तो noble gases में हीलियम को सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको वो एक एक्सेप्शन, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, उनकी बात की जा रही है। तो ये जो दोनों सोडियम है, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट उसमें सोडियम का नंबर 10 है, जो 11 है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये 10 हो जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक अपने पीरियड के नोबल गैसेस जैसा हो जाता है। तो अपने इसके पीरियड की नोबल गैस, इसके पीरियड मतलब इससे ठीक प्रीवियस वाली, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इससे प्रीवियस वाली नियॉन, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन हो जाएगा, विच इज एन स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन की केस में भी ऐसे ही, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ग्रुप की जो इनर्ट गैस है एर्गॉन, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो देन बोथ ऑफ द स्पीशीज विल अटेन एन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एन कंपाउंड टेक्स प्लेस। तो जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन के बीच में, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इन कॉमन लैंग्वेज वी से आयोनिक बॉन्ड। आगे अपन बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल पे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। सो नेक्स्ट आता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और रिलीज़ करता है, तब ये करने के लिए करता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचा सके। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है एनी हाउ, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो अभी जैसे अपन ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो इस तरह से उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और फिर वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही बॉन्ड और है जिसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली व्हेन द टू एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सेड टू बी जॉइंड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोई दो एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो जब ये आपस में शेयर की जाएगी दोनों के इलेक्ट्रॉन की पेयर, देन द फॉर्म बॉन्ड इज सेड टू बी ए कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन में आप देख सकते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। तो अपन जो Cl2 मॉलिक्यूल है, इस Cl2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है। वो कैसे बना है? बिकॉज बोथ Cl कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दोनों के दोनों क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय द शेयरिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर अगर दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो जब शेयर करते हैं तो शेयरिंग के बाद अब इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक वैसे ही अब दूसरे इस क्लोरीन की बात करेंगे तो इसके पास भी 2, 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों के पास कहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया बाय द शेयरिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो चूंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयर उन दोनों के बीच में शेयर्ड हुई है, दैट्स व्हाई दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल पानी की केस में भी वाटर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। H2O में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे उसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से 2 शेयर्ड पेयर होती हैं दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में,
तो ऑक्सीजन के जब आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले ही से थे, और एक हाइड्रोजन इस वाला नहीं, और दूसरा इस हाइड्रोजन का, इस तरह से ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और हाइड्रोजन का ऑक्टेट ही नहीं है, उसके पास इतना बड़ी जगह ही नहीं है, लेकिन उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका 1s1 वो 1s1 से हो जाता है 1s2। पहला ऑर्बिट उसका मतलब जो लास्ट वैलेंस शेल है वो फुलफिल हो जाता है। तो इस तरह से दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। जब दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की हो, 2 एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर की नंबर है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर है, देन द बॉन्ड इज सेड टू बी ए डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लाइक इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन में हर ऑक्सीजन के साथ कार्बन अपने 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर बनी। उसी तरह इसी केस में इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन की पेयर बनी। तो इसको अपन ने बोला डबल बॉन्ड। इसको अपन बोलेंगे अब कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अपने को पता होने चाहिए। पहला है, ईच बॉन्ड इज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। हाँ, पहले तो ये कि इनको इन स्ट्रक्चर्स को अपन बेसिकली लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन दीज आर कॉल्ड लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। इनको लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कहा। तो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना पड़ेंगे, ये आपने बेसिकली 9th क्लास में भी बनाया है या 10th में बनाया होगा, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन इसके पॉइंट आप जरा सुन लें। ईच बॉन्ड इज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर करने से बॉन्ड बनेगा। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। हर एक कंबाइनिंग एटम शेयर्ड बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। जो शेयर्ड पेयर है इसमें हर एक एटम का कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा। द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये अपन ने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता, मतलब ये नोबल गैस के जैसा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। अगर दस इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन वाटर की बात लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इस तरह से किया जा सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड, और जब व्हेन दे शेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज 2 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 पेयर, देन द बॉन्ड इज सेड टू बी डबल बॉन्ड। तो ये लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं सभी की, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना मुझे। आगे देखते बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, कुछ पॉइंट है जो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम अपने को याद रखना है। दीज आर कॉल्ड स्टेप्स टू राइट लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। फॉर एग्जाम्पल इन CH4 मॉलिक्यूल, यहाँ पर CH4 में देखिए, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 4 दूसरे जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम से आए हैं। इस तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग पेयर है, जो बॉन्डिंग पेयर में हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 8, और कार्बन अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करता है। For anions, each negative charge would mean addition of 1 electron. For cations, each positive charge would result in subtraction of 1 electron from the total number of valence electron. एनायंस के केस में जो नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज एक एटम पे बताता है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और किसी केटाइन के पास जो जैसे NH4 पॉजिटिव की बात करें, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन नाइट्रोजन के पास पहले 1 2 तो
पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के केस में नाइट्रोजन के उसमें शेल में आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर में शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 हाइड्रोजन शेयर किए, तो इस तरह से इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए था, वो मिसिंग है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये केटाइन के केस में इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उनकी उससे कम है। दैट्स व्हाई इट एक्वायर्स ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और ये ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट तब कंप्लीट होता है जब वो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कार्बन से इसका सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, और फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 3 और 3 6 और 2 8। क्योंकि ऑक्सीजन के पास सिर्फ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक पेयर इसने एक्सेप्ट किए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस तरह से इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे 3 3 6 और इसके पास 2 ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयर, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर सारे, इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं और होने चाहिए थे इस पर 7, क्योंकि 6 तो इसके खुद के प्लस 1 कार्बन से मिला है इसको, तो 7 होने चाहिए थे और 7 से ज़्यादा एक 8 आ रहा है। दैट्स व्हाई इट एक्वायर्स ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो जो एटम नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है उसका मतलब उसके पास न्यूट्रल एटम के पास जो होने चाहिए तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है उसके पास न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे एक कम है। Knowing the chemical symbols of the combining atoms and having the knowledge of skeletal structure of compound, it is easy to distribute the total number of electron as bonding shared pair electron between the atoms in proportion to the total bond. जब अपने को उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पता है कि जैसे NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में 3 बॉन्ड है, तब अपने को आसान हो जाता है स्ट्रक्चर बनाना, लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाना, और वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इजीली with complying the octet rule. In general, the least electronegative atom occupies the central position. जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंट्रल पोजीशन लेता है, और बाकी जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसके वर्टाइसेस या सराउंडिंग पोजीशंस को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सेंट्रल पोजीशन पर रहता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन लाई सराउंडिंग द कार्बन। ऐसे इन सिमिलर केस है इसका NF3 का। After accounting for shared pairs of electron for single bonds, the remaining electrons pair are either utilized for multiple bonding or remaining as the lone pair of the basic requirement, being each bonded atom gets an octet of electron. जब इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो या तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज कीजिए NF3 के केस में ये NF3 इनको दोनों को भूल जाइए, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 एक फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है या तो दूसरे एटम के साथ शेयर करने में यूज़ किए जाएंगे या फिर ऐसे ही पेयर्ड के फॉर्म में पड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर बनने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर बची हुई, दिस पेयर इज कॉल्ड एज लोन पेयर। अगर ये बॉन्डिंग में पार्ट लेता है कोई इलेक्ट्रॉन तो दिस पेयर विल बी कॉल्ड एज ए बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पर NF3 में नाइट्रोजन के पास जो है वो 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब आप दूसरी लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बना के देखें। अपन अगली टर्म पे आते हैं फॉर्मल चार्ज, कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। सो आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली जो लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर है एक क्लियर कट पिक्चर नहीं देती मॉलिक्यूल के शेप का पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, और जो नेट चार्ज है वो दिखाती है ऐसे नेट चार्ज दिखाती है कि पूरे आयन पर किस तरह कितना नेट चार्ज होगा। जैसे ये ओजोन की बात कर लें तो ओजोन पर नेट चार्ज 0 है, पर इंडिविजुअल एटम कितना चार्ज कैरी करता है वो ये नहीं दिखाती। तो जब लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन या अनेबल टू कैलकुलेट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, देन वी यूज द टर्म फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इज द नेट चार्ज, द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज posed by each atom in a Lewis dot structure। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस जिस एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आइए ओजोन के केस में, ओजोन की लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर ऐसी है। अब ओजोन के केस में हम देखते हैं, ओजोन में आप देख रहे हैं हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होते हुए भी ओजोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई इट कैरी ए नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर 3 बॉन्ड होने के बाद भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई इट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो हमने इन तीनों एटम को नंबरिंग कर दी है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब सपोज कीजिए आपको पहले ऑक्सीजन एटम पे
फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो पहला ऑक्सीजन एटम ये रहा, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी हर तरह के ऑक्सीजन में 6 होंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप देख रहे हैं उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2, बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कितने हैं, 2, 2 4 और 2 6, तो माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में उस ऑक्सीजन के भी मतलब टोटल शेयर्ड पेयर गिनना है, मतलब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन भी गिनाएंगे और उससे खुद के, तो इस तरह से 6 होते हैं। तो 6 माइनस 2 माइनस 3 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको +1 का मिलेगा। इसका मतलब इस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 का है। ऑक्सीजन नंबर 2 पर निकालना है, एटम नंबर 2 पर, तो 6 बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसमें है 4, तो इस तरह से 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 इंटू 4, तो इस तरह से इस पर फॉर्मल चार्ज आता है 0। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू 0, इसका मतलब सेकंड नंबर के एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है। थर्ड वाले एटम पर जब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ये देखते हैं 6 माइनस 1/2 इंटू 2, तब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ पर हो गए इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 एटम के पास 6, 2, 2 4 और 2 6, एंड माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2, तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज आता है -1। तो एक ऑक्सीजन नंबर एटम 1 पर +1 का चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन नंबर एटम 3 पर, ये जो तीसरा एटम है, ये पहला एटम है, इन पर तीसरे में -1 है और पहले पर +1 है। इस तरह से नेट चार्ज, अब जब आप सम करते हैं इसका एल्जेब्रिक सम, तो मॉलिक्यूल पर जो नेट चार्ज आता है वो 0। तो जो मॉलिक्यूल पर लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर 0 चार्ज दिखा रही थी, उसी को फॉर्मल चार्ज ने बता दिया कि नेट ईच इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज होगा। तो 2 पर 0 है, पहले पर +1 है और तीसरे पर -1। यही होता है फॉर्मल चार्ज। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।